अ, आज सेकंड डेमो क्लास है हमारी, तो इसके लिए भी आज कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स जो हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, कल हम लोग 9th क्लास के पाक स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था और सेकंड भी थोड़ा सा किया था। तो जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से ही आगे स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने देखा था कि यहाँ तक के 1920 के अंदर जो मुसलमान थे वो अफ़गानिस्तान हिजरत कर गए थे। यहाँ तक हम लोगों ने जो है रीड किया था। नेक्स्ट इसी चैप्टर के ही सेकंड चैप्टर के ही यही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिए गए हैं। ठीक है, तो तुर्की में जो तहरीक खिलाफत शुरू हुई थी उसका ख़ात्मा किसने किया था? जदीद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने। ठीक है, तुर्की में खिलाफत का ख़ात्मा कर दिया था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट MCQs है इसके अंदर वो है नेहरू रिपोर्ट। कि नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी? 1928 में। ठीक है, और उसके बाद कायदे आज़म के 14 निकात आए थे 1929 में। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। PPSC के प्रीवियस पेपर्स में ये पूछा गया है कि कायदे आज़म के 14 निकात का सन पूछ लेते हैं तो वो 1929 में, या पूछ लेते हैं कि 1929 में क्या पेश किया गया। नीचे ऑप्शंस होते हैं। इसी तरह उसके बाद आता है अल्लामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद 1923 में। फिर 1933 के अंदर चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था। ठीक है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चौधरी रहमत अली ने 1933 के अंदर पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था। फिर पहली गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस, अच्छा टोटल जो है वो 3 गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी और तीनों ही लंदन में हुई थी। ठीक है, ये भी MCQs प्रीवियस पेपर में पूछा गया है कि जो गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस थी, पहली पूछ लेते हैं या सेकंड या थर्ड, वो किस कंट्री में हुई थी? तो वो लंदन में हुई थी। पहली गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई थी। दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई थी। तीसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस 1932 में हुई थी। इसके बाद बरतानवी हुकूमत ने बरसगीर में एक नया आइन मुतारिफ़ करवाया था 1935 के अंदर। उसके बाद जो है पहली दफ़ा इंतखाबात कराए गए थे 1937 के अंदर, जिसमें कांग्रेस ने जो थी वाज़िया अक्सरियत हासिल की थी। तो पहली दफ़ा इंतखाबात 1937 में हुए थे, जिसमें वाज़िया अक्सरियत किसको हासिल हुई थी? कांग्रेस को। उसके बाद 1938 के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म के लक़ब से नवाज दिया था। और किसके इजलास में नवाजा गया था? पटना के मुकाम पर मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म के लक़ब से नवाजा गया था। नेक्स्ट, कांग्रेसी वजारतों का खात्मा कब हुआ था? 1939 के अंदर। ये कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में भी स्टडी किया था कि जो कांग्रेस का दौर हुकूमत 1937 से 39 तक था। तो कांग्रेसी वजारतों का खात्मा कब हुआ था? 1939 में। उसके बाद यौम निजात मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को, जिसके बाद करारदाद लाहौर पेश की गई थी 1940 में। कायदे आज़म की सदारत में हुआ था मुस्लिम लीग के 27वीं सालाना इजलास में करारदाद लाहौर पेश की गई थी, जिसमें और पेश किसने की थी करारदाद लाहौर? वो पेश की थी शेर बंगाल। ठीक है, बंगाल के शेर मौलवी A.K. फजलुल हक ने। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करारदाद लाहौर किसने पेश की थी? मौलवी A.K. फजलुल हक ने। उसके बाद क्रिप्स मिशन का सन पूछ लिया जाता है तो वो 1942 में। उसके बाद दूसरी जंग अज़ीम कब हुई थी? 1939 में स्टार्ट हुई थी और 1945 में एंड हुई थी। फिर वेवल प्लान का सन भी पूछ लेते हैं 1945। उसके बाद दूसरे इंतखाबात कब करवाए गए थे? 1945 से 46 के दरमियान। ठीक है, और उसके अंदर मुस्लिम लीग को वाज़िया अक्सरियत हासिल हुई थी, जिसके बाद मुस्लिम लीग मुसलमानों की वाहिदा नुमाइंदा जमात बनकर सामने आई थी। पहला जो थे उसमें पहले जो इंतखाबात हुए थे 1937 में, उसमें कांग्रेस ने वाज़िया अक्सरियत हासिल की थी। और जब दूसरे हुए थे 45 और 46 के दरमियान, उसमें से मुस्लिम लीग ने वाज़िया अक्सरियत हासिल की थी। नेक्स्ट, कबीना मिशन प्लान का पूछ लेते हैं। 3 अरकान पर मुश्तमिल था 1946 में। उसके बाद 1945 में इंग्लिस्तान में लेबर पार्टी की हुकूमत कब आई? ये पूछ लिया जाता है 1945 में। फिर 16 अगस्त 1946 को यौम रास्त इक़दाम मनाया गया।
वाइस राय ने कांग्रेस को बुरी हुकूमत कायम करने के लिए कहा, सितंबर 1946 को। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सेकंड चैप्टर में से, ठीक है। तो जस्ट आप इसे भी रीड कर लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर कवर होता है। फिर बर सगीर की तकसीम का ऐलान किया गया था 3 जून 1947 को। और कानून आज़ादी हिंद कब मंजूर हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। ये भी बड़ा पीछे जो है क्वेश्चन पीपीएससी के प्रीवियस पेपर्स में पूछा गया है। फिर उसके बाद जो था सर रेड क्लिफ की सरबराही में हदबंदी कमीशन कायम किया गया था, ठीक है, जिसने बाउंड्रीज बनाई थी। तो वो सर रेड क्लिफ की सरबराही में बनाया गया था, जिसके ज़रिए क्या हुआ था कि उसने बड़ी नाइंसाफ़ी से काम लिया था। फिर क्या हुआ था कि गुरदासपुर के रास्ते भारत ने कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया था, जो आज तक अभी तक जो है कश्मीर का मसला चलता आ रहा है। उसके बाद पाकिस्तान का जो क़याम हुआ वो 14 अगस्त 1947, 27 रमज़ान मुबारक को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? कायदे आज़म रहमतुल्लाह। कायदे आज़म पैदा कब हुए थे? 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए थे। नेक्स्ट इसी चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कायदे आज़म मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए थे? 1913 में, ठीक है। और मुस्लिम लीग कायम कब हुई थी? 1906 में। कायदे आज़म ने कांग्रेस कब छोड़ी? 1920 में। रोल्ट एक्ट का जो सन है, ये भी पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछा गया है, 1919 है। कायदे आज़म का सन वफ़ात क्या है? 11 सितंबर 1948। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1948 में पहली अरब इसराइल जंग हुई थी, ठीक है। और गांधी का कत्ल कब हुआ था? 1948 में। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर क़याम पाकिस्तान के वक्त कराची को पाकिस्तान का पहले दारुल हुकूमत बनाया गया था, और अब पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन है? इस्लामाबाद है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बहुत सी नाइंसाफ़ियाँ की गई थी जब असासे तकसीम किए गए थे, तो जिसमें सिविल सर्विस के कुल 81 मुसलमान अफसर पाकिस्तान के हिस्से में आए थे, और पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 14 कपड़े के कारखाने आए थे, जबकि कुल जो कारखाने थे वो 394 थे। उसके बाद पाकिस्तान के हिस्से में बैंकों की कुल 69 शाखें आईं, जबकि कुल कितनी थी? 487 कि 487 में से सिर्फ 69 शाखें जो थी वो पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। फिर असलहा बनाने की एक भी फैक्ट्री पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आई थी। उसके बदले क्या हुआ था कि 60 मिलियन रुपए दे दिए गए थे। उसके बाद सिंध-तास मुआहिदा हुआ था 1960 में। रियासत कश्मीर पर भारत ने कब कब्ज़ा किया था? 1947 के आखिर में किया था। और किस रास्ते किया था? गुरदासपुर के रास्ते। भारत ने जूनागढ़ पर 9 नवंबर 1947 को कब्ज़ा कर लिया। नेक्स्ट इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारत ने हैदराबाद दक्कन पर कब कब्ज़ा किया था? 17 सितंबर 1948 को। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे? लियाकत अली ख़ान। कायदे आज़म गवर्नर जनरल की हैसियत से कितना अरसा ज़िंदा रहे थे? 13 माह, ठीक है। सिर्फ 13 माह ज़िंदा रहे थे गवर्नर जनरल की हैसियत से। और पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1947 में। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि करारदाद मकासद कब पेश की गई थी? तो वो 1949, ठीक है, 12 मार्च 1949 को। लियाकत अली ख़ान को शहीद किया गया था 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के कंपनी बाग में शहीद किया गया था, ठीक है। उन्हें कायदे मिल्लत का खिताब दिया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कायदे मिल्लत का खिताब किसे दिया गया था? लियाकत अली ख़ान को। और कायदे आज़म के मज़ार के अहाते में दफन किया गया था। इसी वजह से कंपनी बाग को अब लियाकत बाग का नाम दे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आइन है इसी चैप्टर में। आइन तो पहला आइन जो था वो टोटल 3 है। एक 56 का है, फिर 62 है, और फिर 1973 का है। तो जो पहला आइन था वो 23 मार्च 1956 को नाफिज हुआ था। उसमें जो कौमी ज़बानें थी वो उर्दू और बंगाली 9 साल की कोशिशों के बाद मंजूर हुआ था। और ये कितने माह तक नाफिज रहा था? 2 साल और 7 माह तक। अक्टूबर 1958 में पाकिस्तान आर्मी के कमांडर चीफ जनरल मोहम्मद अयूब खान ने फ़ौजी हुकूमत कायम कर दी और जमहूरी हुकूमत को बरतरफ कर दिया, ठीक है। 1958 के अंदर जनरल मोहम्मद अयूब खान ने इसे मनसूख कर दिया था।
जब तकसीम बर सगीर हुई थी ना, तो उसके वक्त हैदराबाद दक्कन का हुक्मरान क्या कहलाता था? निज़ाम कहलाता था। अच्छा, अयूब खान का दौर 1958 से लेकर 1969 तक है, ठीक है। और पाकिस्तान में तब कौन सा निज़ाम राइज रहा था? पार्लिमानी निज़ाम राइज रहा था। जनरल अयूब खान ने बुनियादी जमहूरतों के निज़ाम का हुक्मनामा कब जारी किया था? 26 अक्टूबर 1959 को। जनरल अयूब खान ने सदर की हैसियत से हलफ कब उठाया? 17 फरवरी 1960 को। 10 साल उसने हुकूमत की थी, ठीक है। दूसरा आइन फिर 8 जून 1962 को नाफिज हुआ था, जिसमें 250 दिफात थी और 5 गोशवारे, और मुल्क में उसके मुताबिक सदारती तर्ज़ हुकूमत था, ठीक है। और 25 मार्च 1969 को जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान ने हुकूमत संभाल ली थी और 1962 का आइन मनसूख कर दिया था। मतलब 1962 में नाफिज हुआ था और 1969 में जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान ने जो था इसको मनसूख कर दिया था। फिर सितंबर 1965 में पाक भारत जंग हुई थी, जिसमें भारतीय फ़ज़ाइया के 5 जहाज़ तबाह किए थे, और वो भी सिर्फ 1 मिनट में, MM आलम ने। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद यौम दफ़ा मनाया गया 6 सितंबर को, डिफेंस डे जिसे हम कहते हैं। अच्छा, ये सारे जो हैं पाक स्टडीज़ के सेकंड चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। कुछ हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिए थे, 2 या 3 पेजेस, और बाकी सारे आज की क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। तो ये सारे भी अगर आप फुल चैप्टर के बजाय ये भी सिर्फ डिस्कस पढ़ लेंगे एक नज़र, तो आपका पूरा चैप्टर इसमें कवर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज की क्लास का, वो है कुछ जीके की ट्रिक्स हैं, जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं जिनके ट्रिक्स हैं। जैसे कि जो गज़वात हुई हैं, ठीक है। पहली बदर आती है, तो बदर ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा 2 हिजरी में हुई थी। ओहद जो थी वो 3 हिजरी में हुई थी। उसके बाद 4 हिजरी में रजी, उसके बाद 5 हिजरी में खंदक हुई थी। 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया का वाक़या आता है, ठीक है। 7वें में खैबर का 7 हिजरी। 8 हिजरी जो है उसमें ग़ज़वा हुनैन भी हुई थी और मोता भी। फिर 9 में ग़ज़वा तबूक हुई थी 9 हिजरी में। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, या आप लोगों ने अच्छे तरीके से इन्हें रिमाइंड कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट ट्रिक है सार्क कंट्रीज़ को याद करने का। सार्क क्या है? सार्क जो है ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एब्रीवेशन है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो इसके जो टोटल मेंबर्स हैं वो 8 मेंबर्स हैं। सार्क कंट्रीज़ जो हैं वो टोटल 8 हैं, और इनको याद करने का तरीका है कि आप सिंपल एक वर्ड याद कर लें, MBBS स्पेन, M से मालदीव्स, B से बांग्लादेश, फिर B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफ़गानिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल। इसके भी जो है बड़े इम्पोर्टेंट सार्क कंट्रीज़ के बारे में भी जो है PPSC के प्रीवियस क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है कि इसके टोटल कितने मेंबर्स हैं, या पूछ लिया जाता है कि भूटान जो पाकिस्तान जो है या अफ़गानिस्तान जो है वो सार्क का मेंबर है या नहीं है। तो ऐसे, तो इसको ये ट्रिक है इसको याद करने का। नेक्स्ट आ जाता है कि ट्रिक टू रिमेंबर ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। जो यूनाइटेड नेशन है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस को याद करने का ट्रिक है कि आप एक वर्ड याद कर लें, फेसर। F से फ्रेंच, A से अरेबिक, C से चाइनीज़, E से इंग्लिश, R से रशियन और S से स्पेनिश। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशन की। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अक्सर आ जाता है कि जो कौन सा प्लैनेट, टोटल प्लैनेट जो है वो 8 है, ठीक है। तो अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा प्लैनेट जो है वो सन के बहुत ज़्यादा नियरेस्ट है। तो उसको जो है प्लैनेट्स की जो तरतीब है उसको याद करने का तरीका है कि आप एक वर्ड याद कर लें कि जैसे कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्वस नूडल्स। M से मरकरी, V से वीनस, E से अर्थ, M से मार्स, J से जुपिटर, सब मतलब S से सैटर्न और फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। ये सारी सीक्वेंस है प्लैनेट्स की। नेक्स्ट आ जाता है एशियन कंट्रीज़, ठीक है। पूछा जाता है ना एशियन कंट्रीज़ कौन कौन से हैं,
तो इसके लिए भी ट्रिक है कि आप याद कर लें MBBSPVT.LIC। M से मलेशिया, B से ब्रुनाई, B से बर्मा, S से सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, इंडोनेशिया, कैम्बोडिया। ठीक है, तो ये जो है एशियन कंट्रीज़ के नेम्स भी आपको आने चाहिए, जीके के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PPSC के जनरल टेस्ट के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं कि कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो रुपी करेंसी यूज़ करती हैं, रुपया किस की करेंसी है। तो कंट्री नेम ये सारे कंट्रीज पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, चैलीज, मॉरिशस, इन सब की जो करेंसी है ना वो जो है वो रुपी है। आप देखें इनके आगे इनके कैपिटल्स भी लिखे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर के नेम्स भी और इनके प्रेसिडेंट्स के नेम भी, तो ये भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और इनकी जो लोकेशन को याद करने का भी तरीका है SIM ठीक है। ऐसे श्रीलंका, इंडिया और मालदीव्स साउथ एशिया में है, सेचेलिस इंडोनेशिया, मॉरिशस सेचेलिस ईस्ट अफ्रीका में है, इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया में है और मॉरिशस ईस्ट अफ्रीका में है, और पाकिस्तान और नेपाल भी साउथ एशिया में है। नेक्स्ट लैंडलॉन्ग कंट्रीज़ हैं एशिया के, मतलब जिनकी जो सरहद है वो ओशन के साथ कनेक्ट नहीं होती। टोटल जो लैंडलॉन्ग कंट्रीज़ हैं वो 44 हैं और एशिया के अंदर 12 हैं। काज़ाख्स्तान जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंडलॉन्ग कंट्री है और वेटिकन सिटी जो है ये स्मॉलेस्ट लैंडलॉन्ग कंट्री है। अब इनके नेम्स कैसे याद किए जाएँ, तो आप ये वर्ड याद कर लें, ठीक है, और इससे आप इन सब के जो हैं वो कंट्रीज़ के नेम्स याद कर सकते हैं। नेक्स्ट ओशंस आ जाते हैं, 5 ओशंस हैं वर्ल्ड के, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउथर्न एंड आर्कटिक। ठीक है, आपको साथ उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, ये भी आप देख लीजिएगा। आप पैसा वर्ड याद कर लें, P से पैसिफिक, A से अटलांटिक, I से इंडियन, S से साउथर्न और A से आर्कटिक। तो आपको सारी सीक्वेंस जो है वो इसकी याद हो जाएगी कि कौन सा फर्स्ट नंबर पे है, फिर सेकंड पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे और कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है। ये वही आ गया प्लैनेट्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लार्जेस्ट प्लैनेट जो है जुपिटर है, स्मॉलेस्ट मरकरी है, ठीक है, और जिसे ट्विन ऑफ अर्थ कहते हैं वो वीनस है, और अर्थ जो है वो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। उसके बाद ये भी एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है SCO, जिसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये फाउंडेड हुई थी 15 जून 2001 में और शंघाई चाइना में, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, चाइना। ठीक है, बीजिंग जो है वो चाइना का कैपिटल है। इसमें टोटल मेंबर्स 8 हैं और पाकिस्तान इसको 2017 में ज्वाइन किया था। और ये नीचे जो वर्ड है ये इसके कंट्रीज़ के नेम याद करने का एक ट्रिक है। उसके बाद कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं, टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ये 7 आपको इनके टोटल नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ मेंशन कर दिए गए हैं और ये नीचे इसका ट्रिक है इसके कंट्रीज़ को याद करने का। फिर कंट्रीज सराउंडिंग रेड सी, ठीक है, जो रेड सी के गिर्द कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, तो ये आपको वर्ड है, ये सारे आप इस वर्ड को याद करते हुए इन कंट्रीज़ को रिमेंबर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कंट्रीज सराउंडिंग ब्लैक सी, तो ये वर्ड याद कर लें, आपको ब्लैक सी के इर्द गिर्द कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। इसी तरह कैस्पियन सी के गिर्द कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, तो आप ये वर्ड याद कर लेंगे तो आपको ये सारे कंट्रीज़ के नेम याद हो जाएंगे। अच्छा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स थे, इससे अलावा भी काफ़ी सारे ट्रिक्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को याद करने के लिए, तो इस तरह बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कि आप मुश्किल चीज़ों को इजीली रिमेंबर कर सकें। लास्ट टॉपिक है आज की हमारी क्लास का, कुछ साइंस पोर्शन लिया गया है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। वैसे हम उसको थोड़ा सा जो है उसको डिटेल में भी जो है वो एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये शॉर्ट नोट्स हैं, आप इसको भी एक दफ़ा देख लीजिएगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा आज का जो मैं पढ़ाऊँगी। हम मेनली ये 7th क्लास का टॉपिक लिया गया है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में से डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको पता है कि हमारी बॉडी को जो है वो एनर्जी और फूड की बहुत ज़रूरत है, मूव करने के लिए, ग्रो करने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए। हमारी जो बॉडी सेल्स हैं
कैन नॉट यूज़ द फूड इन द फॉर्म इट इज़ ईटन बाय अस, मतलब जैसे हम खाते हैं वो उसको उस तरह यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है, उसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर देती है। तो जो प्रोसेस है फूड को चेंज करने का इनटू सिंपल फॉर्म, उसे डाइजेशन कहते हैं। और बॉडी के वो पार्ट्स जो कि इस डाइजेशन के प्रोसेस में टेक पार्ट करते हैं, वो सब मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। अच्छा खाना बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए डिफरेंट फूड्स जो हैं वो सोर्सेज हैं न्यूट्रिएंट्स के। न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, हमारे फूड के यूज़फुल पार्ट्स को, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा जाए तो ये एक लॉन्ग ट्यूब है जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जो कि माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक जाके एंड होती है। सबसे पहले माउथ में क्या होता है, प्रोसेस जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। हमारे टीथ क्या करते हैं, फूड को ब्रेक कर देते हैं स्मॉल पीसेस के अंदर। ठीक है। और टंग क्या करती है, ये जो स्लाइवा है हमारे मुंह के अंदर, ये स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्लाइवा। हमारी टंग खुराक को उसके अंदर मिक्स कर देती है, जिसकी वजह से स्लाइवा क्या करता है, ये जो थूक जिसे हम कहते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करता है, मतलब जो हमारी फूड में स्टार्च और शुगर होते हैं। क्या होता है, आफ्टर सम टाइम जो फूड होती है माउथ के अंदर वो सॉफ्ट हो जाती है। फिर टंग क्या करती है, इसको हम हमारे मुंह के मतलब बैक साइड पे पुश कर देती है, जिसके बाद वो नेक्स्ट कहाँ जाता है, इस हमारे जो टीथ है ना वो मेन टूल्स हैं फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, इसलिए हमें इनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। ज़्यादा आप मीठा ना खाएं। नेक्स्ट ईसोफेगस आ जाती है, इसके बाद खुराक ईसोफेगस के अंदर मूव कर जाती है। अब जो हमने खुराक चबा ली वो ईसोफेगस के अंदर चली गई। ईसोफेगस एक लार्ज ट्यूब है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, और जो स्टमक तक जा रही है। ठीक है। इसोफेगस में क्या होता है, वेव लाइक मूवमेंट्स होती हैं जो कि फूड को स्टमक तक मूव करवा देती हैं, और ये वेव लाइक मूवमेंट्स पेरिस्टैल्सिक मूवमेंट्स कहलाती हैं, और इस पूरे प्रोसेस को पेरिस्टैल्सिस कहते हैं। नेक्स्ट स्टमक आ जाता है। स्टमक में अब क्या होता है, हमारा जो स्टमक है ना, आप यहाँ देख सकते हैं लार्ज जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब इसमें मसल्स प्रेजेंट है, कोई हड्डी प्रेजेंट नहीं है। हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होता है। ठीक है। डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, जो हमारी फूड के अंदर प्रोटीन्स होती हैं उनकी डाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है। 4 घंटे तक खुराक हमारे स्टमक के अंदर रहती है। स्टमक के अंदर एसिड होता है, एसिड जितने भी हमारे फूड के अंदर जम्स प्रेजेंट हैं उन्हें किल कर देते हैं, और ये एसिड क्या करते हैं, हमारी खुराक के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी भी डाइजेशन करवा देते हैं। उसके बाद खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चली जाती है। जैसे ही खुराक स्टमक को छोड़ती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चली गई। फाइनल डाइजेशन जो हो रही है कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। 3 ऑर्गन्स जो हैं वो इसकी हेल्प कर रहे हैं, लीवर, पेनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारें। अब जो लीवर क्या कर रहा है, ये बाइल साल्ट्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारी खुराक के अंदर जितने भी फैट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा जो पेनक्रियाज और इंटेस्टाइनल वॉल है, इसमें से जूस निकल रहा है जो कि रिमेनिंग फूड की डाइजेशन करता है। अब क्या हो गया, डाइजेशन हो गई, एब्जॉर्प्शन हो गई डाइजेस्टेड फूड की। अब जो इनर सरफेस होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसे विलाई कहते हैं। अब अनडाइजेस्टेड पार्ट जो है ना वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आता है, मतलब जो खुराक हजम नहीं हुई, वहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम क्या है कि उसने एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करना है। जब वो एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है तो बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है, और उसे हम फीसिस कहते हैं। फीसिस जो है वो स्टोर हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जिसे रेक्टम पार्ट में स्टोर होते हैं, और वहाँ से एनस के थ्रू बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं। अच्छा ये तो थी मतलब एक डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा। ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एजुकेटर्स के लिए बेशक आप तैयारी करें, बेशक आप जनरल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें से क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। नेक्स्ट, डाइट अफेक्ट्स आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, ये एक टॉपिक चूज़ किया गया है आज की क्लास के लिए। एक डिसीज़ हार्ट अटैक, जिसे हम मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी कहते हैं। हार्ट अटैक कैसे होता है, जो हमारा हार्ट है ना वो मसल सेल से मिलकर बना है।
अब ये सेल्स भी मतलब बाकी बॉडी सेल्स की तरह ही होते हैं, जिसने मस्ट लेना है कि उसने ऑक्सीजन रिसीव करनी है और फूड थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। अब वो ब्लड वेसल्स जो कि ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं और फूड दिल तक, उन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। ऐसा होता है कि एक हार्ड सब्सटेंस, वो कोई से ना सख्त सी चीज़ कोरोनरी आर्टरीज के दरमियान बिल्डअप हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से अब वो फैट भी हो सकता है कि मतलब आप बहुत ज़्यादा फैट ले रहे हैं, ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट है, तो वो एक हार्ड सा सब्सटेंस बनकर हमारी कोरोनरी आर्टरीज के अंदर फंस जाता है। क्या लेके ब्लड क्लॉट भी बन सकता है उसके अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड जो है वो फिर हार्ट के किसी भी एक हिस्से पर नहीं सही तरह पहुंच रहा, इसकी वजह से अब हार्ट को ऑक्सीजन वगैरह की कमी हो जाती है। अब एक हार्ट का एक हिस्सा क्या हो जाता है, बिल्कुल डेथ कह लें कि मुर्दा हो जाता है, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। अब हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या हैं, क्या इलामात हैं कि चेस्ट में पेन हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस फूलने लग जाता है, हैवी स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, ठीक है, तो ये सारी सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक की। नेक्स्ट डिसीज़ होती है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। तो ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है। इसमें ये होता है कि अगर आपका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है जो कि 120/80 होता है, अगर इससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं या हाइपरटेंशन कहते हैं। इसकी वजह से हमारी जो है वो किडनीज़ और हार्ट फेल हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, हेडेक, सर में दर्द होने लग जाता, फटीग, बहुत ज़्यादा आपको जो है वो थकन महसूस हो रही है, ब्लड विजन धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है या नाक में से खून निकल रहा है। तो इसकी जो काजेज़ है ना, ये है कि आप बहुत ज़्यादा नमक खा रहे हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है, फ़ैट ज़्यादा ले रहे हैं या आपको मोटापा ज़्यादा हो गया है, वर्जिश की बहुत ज़्यादा कमी है, तो उसकी वजह से भी जो है वो हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ जिसे हम शुगर भी कहते हैं, हाई ब्लड शुगर, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पैनक्रियाज़ जो है वो इनफ इंसुलिन नहीं बना रहा होता, इंसुलिन जो है वो हमारे पैनक्रियाज़ के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर, इंसुलिन का काम क्या है कि वो ब्लड शुगर को डिक्रीज़ करता है। जब इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से जो है वो ब्लड शुगर लेवल हाई होने लग जाता है, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं। इसकी वजह से वेट बहुत जल्दी लॉस हो जाता है, ठीक है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या फिर ज़्यादा प्यास लगना, भूख लगना, ये सारी डायबिटीज़ की जो हैं वो सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट अस्थमा है। अस्थमा एक किस्म की एलर्जी वाली डिसीज़ है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स के एयरवेज है ना वो स्वेल या नैरो हो जाते हैं। तो अब जो चीज़ काज़ करती है अस्थमा, उन्हें एलर्जेंस कहते हैं, और इसकी क्या क्या सिम्टम्स हैं कि खांसी आ जाती है या आपको टाइटनेस फ़ील होती है अपनी चेस्ट के अंदर, खांसी आना, और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है आपको सांस लेने में, पसीना आ रहा है, पल्स रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, और अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर अस्थमा हो जाए तो उसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का क्या क्या सोर्स हो सकता है। अब वाटर जो है ना सिर्फ उस सरफेस पे प्रेजेंट है बल्कि सरफेस के नीचे भी है। अगर हम सरफेस वाटर की बात करें तो 97% जो अर्थ का सरफेस वाटर है ना वो ओशंस के अंदर पाया जाता है, और वो सॉल्ट वाटर है, और सिर्फ 3% ऐसा है जो कि फ्रेश वाटर है, ठीक है, जो सरफेस के ऊपर है। ओशन वाटर को अगर हम डिस्कस करें तो उसमें डिज़ोल्व गैसेस पाई जाती हैं और साल्ट्स पाए जाते हैं, धमकियात गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और साल्ट जो है वो सोडियम क्लोराइड भी हो सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड भी, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट। लेकिन जो बहुत ज़्यादा साल्ट पाया जाता है वो सोडियम क्लोराइड, जो NaCl हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, इसलिए ओशन का वाटर जो है वो पीने के काबिल नहीं है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, कुवैत वगैरह, उन्होंने जो है अब इसमें से साल्ट्स को रिमूव करने लग गए हैं ताकि उसे ड्रिंकेबल बनाया जा सके। नेक्स्ट फ्रेश वाटर को अगर हम डिस्कस करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रेश वाटर है ना फ्रोज़न जमा हुआ है माउंटेन्स के इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स। क्या होता है कि साला साल बर्फ़ उसके ऊपर जमती रहती है, वो आइस की शीटें बना देती है, उन आइस की शीट्स को ग्लेशियर्स कहते हैं। अब जो फ्रेश वाटर है वो दरियाओं में पाया जाता है, लेक्स में, पॉन्ड्स में। अब कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे ज़मीन बहुत नीचे होती है तो वहाँ पे वाटर जो है वो काफ़ी साल तक मतलब वहीं पे स्टे रहता है, और वहाँ से क्या होती है, नीचे वाली ग्राउंड वेरी वेट, बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है, उनको वेटलैंड्स कहते हैं। और इसके बाद वाटर बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब वो कहते हैं रिकॉल करें कि क्या हुआ, बारिश हुई और कहाँ गिरी, रेन वाटर कैन इवेपोरेट, ठीक है, या तो ये होता है कि बारिश का पानी या तो उड़ जाता है, वेपोरेशन हो जाती है, या सरफेस के नीचे चला जाता है।
तो द वाटर दैट सोक्स इनटू द ग्राउंड, ठीक है, जो ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाए उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, और जो टॉप लेवल है ग्राउंड वाटर का उसे वाटर टेबल कहते हैं। तो जो लेवल है वाटर टेबल का वो ड्यूरिंग द ईयर साल के अंदर चेंज होता रहता है। जब बहुत ज़्यादा बारिशें होने लग जाएँ तो वाटर टेबल इंक्रीज़ कर जाता है, और जब बारिशें ना हो तो वाटर लेवल लो हो जाता है। तो इस वजह से इसलिए कुएँ बनाते हैं लोग, ताकि जो ग्राउंड वाटर है उसको सरफेस तक लाया जा सके। तो ये ग्लेशियर्स और वेटलैंड इससे आ सकता है, ये भी आ सकता है आपको एमसीक्यूज़, कितने परसेंट वाटर जो है वो ओशंस में पाया जाता है और कितने परसेंट जो है वो फ्रेश वाटर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आज की क्लास के जो थे, बस जस्ट यही टॉपिक्स हैं। इनके जो नोट्स हैं वो मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूँगी, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स भी आप जो पीछे मैंने इसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, अगर आप उन्हें ही डिस्कस कर लेंगे तो वो भी आप लोगों के लिए इनफ है। नेक्स्ट जो है थर्ड, अब कल हमारी जो है वो थर्ड डेमो क्लास होगी, है लास्ट डेमो क्लास है, और वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो आप लोग सब कोशिश कीजिएगा कि आप लोग क्लास लाजमी लें। एंड बाकी जो इंटरेस्टेड पर्सन अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं हमारे सेशन के लिए, तो वो लाजमी इनबॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं हमारे सेशन में। ऑलरेडी जो है काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एजुकेटर के सेशन में 150 प्लस स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और जीके में भी 100 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। तो उसके अलावा भी अगर आप लोगों में से भी कोई इंटरेस्टेड है लेने के लिए, तो वो भी इनबॉक्स में कांटेक्ट कर सकता है। हमारा एजुकेटर्स का सेशन 2 मंथ्स का है, और जनरल टेस्ट का जो प्रिपरेशन का है वो 75 डेज़ का है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने ये थ्रू व्हाट्सअप कम्युनिटी चलाएंगे, ताकि किसी को भी कोई इशू ना हो। मेंबर्स फीमेल्स के जो हैं वो सेपरेट ग्रुप्स होंगे, और वैसे भी व्हाट्सअप कम्युनिटी का ये बड़ा अच्छा फीचर है कि उसमें जस्ट आपको एडमिन का नंबर और अपना नंबर शो होता है, बाकी आपको किसी पार्टिसिपेंट का नंबर शो नहीं होगा। तो ठीक है, इसमें आपकी प्राइवेसी का भी बड़ा ख्याल रखा जाएगा। बाकी जो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं।